मैं तो ये कहूँगा जालिम की सियासत और किसी को ना बोलने देना, जालिम की सियासत। और आपने सियासत से सवाल किया है ना, जालिम की सियासत और किसी को ना बोलने देना, ये वक्त बताएगा हुकूमत कैसे चलती है, ये वक्त बताएगा हुकूमत कैसे चलती है। जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है, और जब फिरौन का सर उठता है तो मूसा कोई पैदा होता है। सब कुछ होता है जब मोबाइल से पैसे निकल जाते हैं, मोबाइल हाईजैक कर लिया जाता है, बैलेंस हाईजैक कर लिया जाता है, तो क्या नहीं हो सकता। वोट डालो कहीं जा रहा कहीं। परवेज साहब, मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा राजनीतिक रहेगा, जिसका मैं आपसे जवाब चाहूंगी। अभी 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए थे आपने देखा है, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी जीती है, लेकिन उससे पहले ये हो रहा था कि इस बार जो है हम सरकार बदलेंगे, जनता यही कह रही थी, लेकिन फिर भी ये 3 राज्य जब जीत गए हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहले अपना परिचय दीजिए। जवाब है, मैं डॉक्टर परवेज मियां हूँ, एक्स चेयरमैन दिल्ली स्टेट हज कमेटी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी चला रहा हूँ। यहाँ भी लाइफ मेंबर हूँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में। मैं तो ये कहूँगा जालिम की सियासत और किसी को ना बोलने देना, जालिम की सियासत। और आपने सियासत से सवाल किया है ना, जालिम की सियासत और किसी को ना बोलने देना, ये वक्त बताएगा हुकूमत कैसे चलती है, ये वक्त बताएगा हुकूमत कैसे चलती है। तो ये कैसे चलती है हुकूमत, ये आप ही बताइए हमें। अब देखिए ना, कुछ कमियां हैं। लोगों ने कहा जहां जहां चुनाव हुए वहां से आवाजें आ रही हैं कि ईवीएम की कमी है, ईवीएम से गड़बड़ हुई है, तो क्यों नहीं बैलेट पेपर को इस्तेमाल करते। अगर जिस दिन बैलेट पेपर को इस्तेमाल करा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो डिमांड वहां के लोगों की। हम दिल्ली में हैं, हमने तो हर जगह देखा, हर जगह सुना, राजस्थान में भी देखा, हरियाणा में भी यही आवाज उठ रही है, मध्य प्रदेश में भी आवाज उठी है कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी, जहां आपने इतना कहते हुए आपके काम किया करा, तो आप ईवीएम को हटा के बैलेट पेपरों को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो क्यों नहीं कर रहे हैं ईवीएम को, क्यों नहीं हटाया जा रहा है? आप जानती हैं कि आज क्या है हमारे देश के अंदर। आज हर आदमी को ईडी का डर, आज हर आदमी को सीबीआई का डर। कोई बोल नहीं रहा, आवाज नहीं उठाने को तैयार, और जो आवाज उठाता है उसको दबा दी जाती है, आवाज को अंदर कर दिया जाता है। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर नंगा नाच हुआ, खुल्लम खुल्ला दानिश एमपी के साथ है। वहां उनकी लड़ाई देखी आपने, क्या हुआ है? हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को वारसी किया, खुल्लम खुल्ला सबूत। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब ये आप दानिश अली की अगर बात कर रहे हैं, उससे पहले आपने देखा था कुछ शब्द बोलने पर राघव चड्ढा, राहुल गांधी और भी कई लोगों को उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, लेकिन दानिश अली वाले मामले में रमेश बुदुड़ी को प्रमोशन दिया गया, उनको अध्यक्ष बनाया गया। जी, तो ये क्या है? तो ये एक बात बताइए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, आने वाली जनरेशन हमारी क्या सोचेगी, कैसे भरोसा करेगी? हैं? हमें हिंदुस्तान से कोई निकाल नहीं सकता। जिंदा भी यहाँ हुए, मरे भी यहाँ हैं, मरेंगे भी यहाँ, दफन भी यही होंगे। इस तरह की राजनीति नहीं चलती। पूरी हिंदुस्तान क्या दुनिया की तवारीख है कि हर उरूज को जवाल है, आज नहीं कल नहीं परसों। तो इस तरह से राजनीति नहीं चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूँ कि आप भी समझ जाइए, क्योंकि हिंदुस्तानी हम सब लोग, हर मजहब के मानने वाले लोग। जो हमारा देश गुलामी की जंजीरों में झगड़ा था, ये देखे कितनी बड़ी तादाद में सरदार लोग, मुसलमान लोग, कहाँ तुम मिटाओगे? क्या इंडिया गेट पर नाम मिटाने से क्या हिंदुस्तान की तवारीख बदल जाएगी? नहीं, हम सब लोगों ने मेहनत की है। हिंदुस्तान को हमारे बड़ों ने, पुरखों ने, उलमाए दीन ने अलीगढ़ से लेकर लाहौर की हर पेड़ की टहनी पे सर कलम करके लटका दिया था अंग्रेज ने। बहादुर शाह जफर साहब का नाम मिटा दिया है, मुगल बादशाहों का, शहजादियों का नाम मिटा दिया, टीपू सुल्तान है, और हैदराबाद के नवाब ने सारा अपना सोना देकर हिंदुस्तान को गिरवी से आजाद कराया है। क्या है ये सब कुछ? क्या है? नहीं। आप हज कमेटी के जो चेयरपर्सन रह चुके हैं, लगता है कि पहले में और अब में क्या फर्क है? क्योंकि बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम लोगों ने अपनी ताकत इस्तेमाल करी एज प्रोटोकॉल। हमने जो भी लड़ाई लड़ी है और लड़ेंगे आगे प्रोटोकॉल के हिसाब से। हमारा जो हक था हमने लिया, एयरपोर्ट पूरा हमारे पास था, हाजियों को परेशानी ना हो। आज जो हाजी लाखों में ले रहा है,
वो तो एक 25% जगह से जा रहा है, और जो 5,000 का टिकट ले रहा है हवाई जहाज का, वो 75% जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या है? अरे हाजी जाता है अपने मुल्क के लिए, दुआ करता है, वो तो लास्ट मामला है। लेकिन भैया ये किबला जो हमारा किबला आखिरी वो है, फर्स्ट किबला, उसको नहीं मान रहे, फिलिस्तीनियों पे जुल्म करा रहे हैं, तो क्या हमारे लोगों के लिए सोचेंगे? आज तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, क्या मैं ये खाली लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, हर उस आदमी की है जिसके हिंदुस्तान के संविधान में और दुनिया के संविधान में यकीन है। वही कहता है कि ये जो फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। अरे उन्होंने बसाया, तुमने कब्जा कर लिया, आज उस जालिमों पे तुम वो कर रहे हो। जब सिकंदर बादशाह नहीं रहे, जब बड़े बड़े डिक्टेटर नहीं रहे, ये क्या चलेगा? तो फिर भी अभी तक आप कह रहे हैं बड़े बड़े बादशाह नहीं रहे, लेकिन 2 बार वो बन चुके हैं, उनकी सरकार 2 बार बन चुकी है और तीसरी बार शायद बनने जा रही है। तो ये ऐसा क्यों है? अगर मोदी जी को कोई पसंद नहीं करता तो क्यों मोदी सरकार बार बार आ रही है? मैंने कहा ना कि यूनो के ईवीएम का और बैलेट पेपरों का क्या फर्क है, बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन इतना बड़ा बदलाव कैसे हो सकता है? इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो सकता है? होता है, सब कुछ होता है। जब मोबाइल से पैसे निकल जाते हैं, मोबाइल हाईजैक कर लिया जाता है, बैलेंस हाईजैक कर लिया जाता है, तो क्या नहीं हो सकता? वोट डालो कहीं जा रहा, कहीं मोबाइल में डालो पैसे कहीं जा रहे, कहीं। इतना बड़ा घोटाला मोबाइलों पर चल रहा है कि ओल्ड सिक्के लाइए, पुराने सिक्के लाइए, मोदी जी की आवाज में है, सारे आरबीआई के गवर्नर की उसमें फोटो के साथ, डॉक्टर हर्षवर्धन बेचारे उनको इस्तेमाल कर लिया डायबिटीज की गोली बनाकर। कोई कहने सुनने वाला नहीं है, तो फिर उसको कैसे कर देंगे ईवीएम मशीन को? बात करें अगर दिल्ली की, तो आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया गए थे पहले, उसके बाद संजय सिंह के ऊपर ईडी की रेड पड़ा और वो उनके ऊपर भी, वो भी जेल में है, और अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया था, और सत्येंद्र जैन साहब भी अंदर है। तो क्या लगता है? बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये डेमोक्रेसी का जनाजा निकाल रहे हैं। डेमोक्रेसी में लोगों का, हमारा सबका यकीन है, तो कौन यकीन करेगा? कैसे रहे मुंसिफों का भरम, जब कोई फैसला मुंसिफाना नहीं, जब मुंसिफाना फैसला ही नहीं हुआ, तो कैसे मुंसिफों का भरम किया जाएगा? कैसे उनसे उम्मीद लगाई जाएंगी? आप ये देखिए। लेकिन वक्त आएगा, हमारा सबका यकीन है कि एक सरकार वो चला रहा है जो हम सबके ऊपर बैठा हुआ है ना। जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है, और जब फिरौन का सर उठता है तो मूसा कोई पैदा होता है। लेकिन ये पहले हम ये सबसे सवाल कर रहे थे कि 2024 में किसकी सरकार आएगी, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि 23 के नतीजा जो आया है वही 24 का नतीजा होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्या एक तेलंगाना भी जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी इन्हीं की सरकार आएगी, रंग बदल जाएगा आपस में। आज समीकरण बदले हैं। जैसे आपने देखा कि राजस्थान में सिंधिया के नाम पे इलेक्शन लड़ा गया, सिंधिया ने जिताया, आज उनकी जगह भजन लाल जी को लिया है। और मध्य प्रदेश में आपने देखा, वहां भी चेंज किया है। लेकिन इस बार उन्होंने ओबीसी और दलित को बनाया है मुख्यमंत्री, इस पर आप क्या कहेंगे? अब आप सब जानती है कि जब आवाज उठने लगे तो एक बड़ी आवाज को दबाने के लिए छोटी आवाजें चारों तरफ लगा दी जाती हैं। नहीं कि एक बड़ी आवाज में खूब उधम मच रहा हो, तो उसको दबाने के लिए छोटी आवाजों को इस्तेमाल किया। लेकिन कहीं ना कहीं जनता कह रही है कि ये जो इन्होंने दलितों को मुख्यमंत्री बनाया या ओबीसी को बनाया है, ये राहुल गांधी का इन्होंने वो किया है, क्योंकि राहुल गांधी ने ही पहले ओबीसी की आवाज उठाना शुरू की थी। जी, जो उन्होंने आवाजें उठाई उस पर ये अमल कर रहे हैं जी। और आप देखिए मणिपुर भूल जाएंगे लोग क्या? जी। उसको भी तो ध्यान रखेंगे ना। अभी दूर नहीं है 24 का इलेक्शन, जो नंगा नाच मणिपुर में वो सबको पता है जी। तो क्यों ये सब याद है? ऐसी बात नहीं है जी। मैं किसी सरकार, किसी आदमी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनके वर्किंग के खिलाफ हूँ कि जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान को ऐसे दहने पे बिठा दिया है, ऐसे आग के शोलों में बिठा दिया है, जिसको बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो एक सवाल और है कि कहीं ना कहीं ये कहते हैं मोदी जी हमेशा जब भी बात करते हैं एक संप्रदाय विशेष को टारगेट करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? खुल के कहिए, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मुस्लिम मामला है। कल देखा टेररिस्ट नहीं है? तो इस तरह नहीं होना चाहिए। का क्या मामला है? कश्मीर का क्या मामला? 370 धारा हटा के तो उन्होंने आजादी दिलाई का मामला, तीन तलाकों का मामला है,
और एनआरसी सीए का मामला, तब मुसलमानों के ऊपर ये कानून बन रहा है, मुसलमानों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, मुसलमानों की भागीदारी पार्लियामेंट में खत्म कर दी, एमएलए में कर दी, कॉर्पोरेशन में कर दी हमारी सेंट्रल सरकार ने। तो जब हमारे लोग नहीं होंगे, आज हमारा हज कौन चला रहा है? माइनॉरिटी वो थी मिनिस्ट्री है, मुख्तार अब्बास नकवी, चलिए ठीक है, जैसे भी तो कर रहे थे ना, हटा दिया उन्हें। क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमानों का कोई नहीं है? मैं बीइंग मुस्लिम नहीं बोल रहा, मैं बीइंग इंडियन बोल रहा हूँ, हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ कि अरे भाई हर मजहब के लोगों को यहाँ नुमाइंदगी दो, ठीक है। जब कोई टिकट नहीं देगा तो जीत के कहां से आएंगे? जब नहीं जीत रहा है या आए नहीं तो कम से कम उनको नुमाइंदगी तो दो, क्यों नहीं देते उन्हें नुमाइंदगी? तो क्या लगता है कि 2024 में जनता जो है बदलाव लाएगी? देखिए, जनता बहुत बड़ी है, भगवान का रूप होती है जनता, और जब बुरा लगता है भगवान को, जनता के रूप में ही भगवान फैसले करता है खुदा। और इंशाल्लाह मुल्क के हक में, मुल्क के हित में मैं अपील करता हूं, जो भी सही हो वो करना चाहिए।